हेलो गाइस, मैं यशु अरोरा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 3 नियोजित विकास की रणनीति पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खाद्यान्न संकट मतलब खाने पीने का संकट। 1962 चीन युद्ध। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया। 1965 में क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हो गया। उसके बाद भारत में सूखा पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, भारत में सूखा ही पड़ गया। सूखा पड़ने से कई भागों में अकाल की स्थिति आ गई। अब सूखा पड़ने से क्या हुआ, कई भागों में अकाल की स्थिति आ गई। बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज्यादा विकराल था। बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज्यादा फैला था। बिहार के सभी जिलों में खाद्यान्न का अभाव बड़े पैमाने पर था। बिहार के जितने भी जिले थे उनमें खाद्यान्न का अभाव यानी खाद्यान्न की कमी बहुत बड़े लेवल पे थी। इस राज्य के 9 जिलों में अनाज की पैदावार सामान्य की स्थिति की तुलना में आधी से कम थी। बिहार के 9 जिलों में अनाज की जितनी नॉर्मली पैदावार होती है उससे आधी से भी कम पैदावार हो पा रही थी। इनमें से 5 जिले अपने सामान्य पैदावार की तुलना में महज 1/3 ही अनाज उगा पा रहे थे। इनमें से जो 5 जिले थे वो सामान्य जितनी मतलब नॉर्मली जितनी पैदावार करते हैं उसकी तुलना में महज 1/3 अनाज उगा पा रहे थे, यानी बहुत कम अनाज उसकी तुलना में उगा पा रहे थे। खाद्यान्न के अभाव में कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला। खाने पीने की कमी के कारण क्या हुआ, कुपोषण फैल गया और इसने गंभीर रूप धारण कर लिया और कुपोषण धीरे धीरे फैलता जा रहा, मतलब बहुत गंभीर समस्या बन गई। अनुमान के मुताबिक बिहार के अनेक हिस्सों में उस समय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी हो गया था। अनुमान लगाया जाता है, यानी ऐसा अंदाजा लगाया जाता है उस समय बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार 2200 कैलोरी से कम हो गया। कितना हो गया, 1200 कैलोरी हो गया, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। जबकि एक सामान्य आदमी के लिए रोजाना 2450 कैलोरी की आहार की जरूरत होती है, जबकि जितना नॉर्मली आदमी के लिए 2450 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में 34% बढ़ गया। 1967 में क्या हुआ, बिहार में मृत्यु दर जो था वह 34% बढ़ गया, यानी जितने पिछले साल डेथ हुई थी उसके मुताबिक इस साल 34% ज़्यादा मृत्यु हो रही है। इन वर्षों के दौरान बिहार में उत्तर भारत अन्य राज्यों की तुलना में खाद्यान्न की कीमत भी काफ़ी बढ़ी। उपेक्षाकृत समृद्ध पंजाब की तुलना में गेहूं और चावल बिहार में दोगुने अथवा उससे भी ज़्यादा दामों में बिक रहे थे। उपेक्षाकृत जो पंजाब था उसकी तुलना में बिहार में गेहूं और चावल दोगुने या डबल या उससे भी ज़्यादा रेट पे बिक रहे थे। सरकार ने उस वक्त जोगिंग या इलाकाबंदी की नीति अपना रखी थी। देखिए, आप सोचेंगे कि हम पंजाब से सामान खरीद सकते, जबकि पंजाब में सामान की कीमत कम थी, यानी वहाँ पे कमी नहीं थी, हम वहाँ से सामान खरीद सकते थे। अपने ही देश के दूसरे राज्य से सामान खरीदा जा सकता था। बट उस समय एक चीज़ बेकार थी, सरकार ने इलाकाबंदी की नीति अपना रखी थी। इसमें क्या होता है, हम अपने ही देश के दूसरे राज्य से सामान नहीं खरीद सकते। इस चीज़ की मनाही होती है कि हम दूसरे राज्य से कुछ नहीं खरीद सकते, तो इस चक्कर में हम सामान वहाँ से नहीं खरीद पाए। अगर ये नीति सरकार ने नहीं अपना रखी होती तो बिहार में इतने रेट बढ़ते भी ना और कुपोषण फैलता भी ना और कुपोषण से लोग मरते भी ना। इसकी वजह से विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पा रहा था। देखिए, मैंने आपको बताया ना, इलाकाबंदी के चक्कर में क्या होता, विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न का व्यापार यानी खाने पीने का व्यापार खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पा रहा था। इस नीति के कारण उस वक्त बिहार में खाद्यान्न की उपलब्धता में भारी गिरावट है। इस नीति के कारण क्या हुआ, बिहार में खाने पीने की कमी आई। ऐसी दशा में समाज के सबसे गरीब तबके पर सबसे ज़्यादा चोट पड़ी। इस नीति के कारण क्या हुआ, समाज के सबसे गरीब तबके पर सबसे ज़्यादा चोट पड़ी। खाद्यान्न संकट को खत्म करने के लिए हम हरित क्रांति लाए। देखते हैं हरित क्रांति क्या होती है। खाद्यान्न संकट की इस स्थिति में देश पर बाहरी दबाव बढ़ने का खतरा बढ़ गया। देखिए, खाद्यान्न संकट से क्या हुआ, हमारे देश में बाहरी दबाव पड़ने के चांसेस बढ़ गए। क्यों बढ़ गए,
भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चुका था। देखिए भारत जो है विदेशी खाद्य सहायता मतलब बाहर से खाद्यान्न लेने पर मजबूर हो गया था। विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके बदले में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए दबाव डाला। देखिए अमेरिका ने क्या किया कि अगर हम सामान मतलब भारतवासी सामान खरीदेगा तो उनको भारतवासियों को अपनी आर्थिक नीति बदलनी पड़ेगी। आर्थिक नीति बदलने का दबाव डाला किसने? अमेरिका ने डाला भारत के ऊपर। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज उर्वरक कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुमानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। सरकार ने क्या किया? उच्च गुणवत्ता के बीज उर्वरक कीटनाशक मतलब जो जो चीज़ खेती के लिए चाहिए होती है वो कम से कम दामों में देनी शुरू कर दी। उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीदने की गारंटी दी। जो भी खेती होगी उसे एक निर्धारित रेट पर खरीदने की गारंटी भी दे दी। मतलब अब ये नहीं है कि जब वो खेती हो जाएगी तो इतनी सारी फसल का करे कि सारे झंझट से ही ख़त्म। सरकार उसे निर्धारित मूल्य पर खरीद लेगी। इन संयुक्त प्रयासों को ही हरित क्रांति कहा जाता है। ये जो खाद्यान्न संकट खत्म करने के लिए कोशिश की गई है इसे ही हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ये आप में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। इसके कारण गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी। इसके कारण क्या हुआ? गेहूं की पैदावार बढ़ गई। वह पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके समृद्ध हो गए। हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम। हरित क्रांति के जो नकारात्मक यानी जो नेगेटिव इफेक्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। अब देखिए इसमें धनी किसान जो थे और भूस्वामी जो थे उनको बहुत फायदा हुआ। धनी किसानों को कैसा हुआ? क्योंकि वो आराम से सामान लेके ज़्यादा सामान लेके मतलब ज़्यादा जो भी सरकार ने मुहैया कराए थे वो चीज़ें लेके ज़्यादा बड़े पैमाने पर खेती कर पाए, तो धनी किसानों को फायदा हो गया। और भूस्वामी को कैसे फायदा हुआ? देखिए भूस्वामी क्या होता है, उनकी अपनी ज़मीन होती है और वहाँ पे दूसरे खेती करते हैं। तो यही हुआ, उनकी खुद की बड़ी ज़मीन थी, वहाँ पे दूसरे तो खेती कर रहे थे, उन्हें तो उनके हिसाब से पैसे वैसे दे दिए और ज़्यादा बड़े पैमाने पर खेती भी करवा पाए, सब कुछ करवा पाए, तो उन्हें भी फायदा हो गया। इससे खेती और पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी। इससे खेती पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हो गया और खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी, यानी खाद्यान्न की जो कमी आई थी वो भी खत्म हो गई और सामान्य इजाफा भी हो गया खेती में। बहरहाल इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हो गया। इससे क्या हुआ? समाज के विभिन्न वर्ग और देश के अलग अलग इलाके यानी जो अलग अलग लोग हैं उनके बीच और अलग अलग इलाके के बीच ध्रुवीकरण हो गया, यानी मतलब कोई ज़्यादा अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे जो इलाके हैं ना वो कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़ गए। अब देखिए जब खाद्यान्न संकट आया तो बिहार में तो खाद्यान्न संकट सबसे ज़्यादा फैला था, तो वो तो ज़्यादा खेती नहीं कर पा रहे थे और जो ज़्यादा खेती कर पाए वो समृद्ध हो गए और बाकी जो है खेती के मामले में पिछड़ गए, पीछे रह गए। हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम यानी हरित क्रांति के जो पॉजिटिव इफेक्ट आए थे उसके बारे में पढ़ते हैं। सरकार ने सब्सिडी मूल्य पर सिंचाई की सुविधा दी। सरकार ने कम से कम मूल्य पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई थी। मध्यवर्गीय किसानों को बढ़ावा दिया जो जल्दी ही राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बनकर उभरे। जो मध्यवर्गीय किसान थे उनको बढ़ावा दिया गया ताकि वो ज़्यादा खेती करें और हम खाद्यान्न संकट खत्म कर सकें। वो जल्दी ही राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बन गए किसान। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति मतलब सफ़ेद क्रांति। देखिए सफ़ेद क्रांति क्या होती है, चलिए हम पढ़ते हैं। गुजरात का एक शहर आनंद
सरकारी दूध उत्पादक का आंदोलन अमूल इसी शहर में कायम है। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े हैं। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के हिसाब से अमूल नाम का यह सरकारी आंदोलन अपने आप में अनोखा और कारगर मॉडल है। इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। गुजरात का एक शहर है आनंद। सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल इसी शहर में कायम है। सरकारी दूध उत्पादक जो है आंदोलन वो इसी शहर में कायम है। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े हैं। इसमें 25 लाख गुजरात के दूध उत्पादक जुड़े हैं। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के हिसाब से अमूल नाम का यह सरकारी आंदोलन अपने आप में एक अनोखा और कारगर मॉडल है। ग्रामीण यानी गांव के विकास के लिए और जो गरीब वहाँ पे बसे हैं उनको वो कराने के लिए, कोई ना कोई जॉब दिलाने के लिए यह शुरुआत की गई थी। एक अनोखा कारगर मॉडल है। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के हिसाब से अमूल नाम का यह सरकारी आंदोलन अपने आप में अनोखा और कारगर मॉडल है। ग्रामीण विकास के लिए और गरीब है उनको जॉब दिलाने के लिए सरकारी आंदोलन अपने आप में अनोखा है। यानी अमूल का जो शुरुआत की गई है अपने आप में अनोखी शुरुआत की गई है। इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये जो मॉडल है इसके विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। श्वेत मतलब सफ़ेद और दूध होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद क्रांति के नाम से इसे जानते हैं। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, यानी शुरुआत की गई। ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड केवल डायरी कार्यक्रम नहीं था। ऑपरेशन जो फ्लड है वो केवल डायरी कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में डायरी के नाम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया। इस कार्यक्रम में डायरी के नाम को विकास के माध्यम के लिए अपनाया गया था, जिससे कि ग्रामीण लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो। जिससे कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो, उनकी आमदनी में वृद्धि हो सके और जो उनकी आमदनी है उसमें वृद्धि हो सके तथा गरीबी दूर हो सके। जो गरीबी है ना उसे भी दूर किया जा सके। सरकारी दूध उत्पादन की सदस्य संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जो सरकारी दूध उत्पादक है उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। महिला सरकारी डेयरी के जमातों में भी बढ़ोतरी हुई है। चलिए चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।